नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 2021 की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम टीआरई 2.0 में टीजीटी हिस्ट्री और पॉलिटी के 80 प्रश्नों का सटीक विश्लेषण देखेंगे। और यह प्रश्न पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण है। टीजीटी के ये प्रश्न हैं ही, साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न वो जीएस पार्ट सेकंड के लिए महत्वपूर्ण है। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आपका, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। तो आज आपने बिहार स्पेशल की क्लास देखी होगी, तो वहाँ से आपको पता है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है, तो एडम स्मिथ की। इसके अलावा मैकियावेली से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, द प्रिंस नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही फेमस हुई थी। तो मैकियावेली से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, द प्रिंस नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, रूसो का। ठीक है, ये आज के क्लास में छूट गया था, तो चलिए यहाँ से कवर हो गया आपको। तो महत्वपूर्ण है यह पुस्तक, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, रूसो ने लिखी है। और इसके अलावा जो आज की क्लास में आपको बताया गया था, रूसो की कौन सी पुस्तक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो पुस्तक ध्यान रखिएगा, रूसो से रिलेटेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, रूसो की पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम वॉल्टेयर की बात कर लें, तो वॉल्टेयर ने जो है 2 किताबें लिखी हैं। एक है लेटरेस फिलोसोफीज़, तो लेटरेस फिलोसफीज़ नाम से है, और इसी को आपको हिंदी में दिया जाएगा कुछ ऐसे करके, लेटरेस फिलोसफीज़ करके। तो ध्यान रखिएगा, लेटरेस फिलोसफीज़ किसकी पुस्तक है, तो ये है वोल्टेयर की। और इसके अलावा वोल्टेयर ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कैंडाइड या कैंडिड। तो कैंडाइड, ये ध्यान रखिएगा, वोल्टेयर की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, और मॉन्टेस्क्यू के बारे में आपको पता ही है। अगला प्रश्न उन्हीं से रिलेटेड है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको पता है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पृथक्करण का सिद्धांत लगता है शासन में, पृथक्करण का सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मॉन्टेस्क्यू के इसी पुस्तक से हुई है। इस पुस्तक में जो है पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बताया गया है, द स्पिरिट ऑफ द लॉ में। आगे बढ़ते हैं। प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था, तो प्लासी युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। पहला था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, और इस समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय था, और इसका समय क्या था, तो 1754 से 1759 के मध्य यह मुगल बादशाह था। इनके बाद जो है बादशाह बने थे शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय 1760 से लेकर 1806 के मध्य जो है मुगल बादशाह थे। तो आपसे प्रश्न पूछे, बक्सर युद्ध के समय कौन था मुगल बादशाह, तो बक्सर युद्ध के समय कौन था, तो बक्सर युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था। और बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर की बात करें तो ये थे बेंसी टाट। तो ध्यान रखिएगा, बेंसी टाट उस समय बंगाल के गवर्नर थे। क्लाइव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। ठीक है, गवर्नर जनरल की बात हम नहीं कर रहे हैं, गवर्नर की ही बात कर रहे हैं। तो बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, 1757 से 1760 के बीच में थे ये। ठीक है, फिर दोबारा से जब बक्सर का युद्ध हो गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, उसके बाद जो है लॉर्ड क्लाइव को फिर से जिम्मेदारी दी गई, और ये 1765 से, ठीक है, 1765 से 1767 के मध्य ये फिर से जो है बंगाल के गवर्नर रहे। तो बेंसी टाट का जो टाइम था वो क्या टाइम था, तो बेंसी टाट का टाइम था 1760 से 64 के बीच में। ठीक है, इसी पीरियड के बीच में थे, 1760 से 64 के बीच में बेंसी टाट थे बंगाल के गवर्नर, थे। और इसलिए जब बक्सर का युद्ध होगा तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन होगा, बेंसी टाट। और जब बक्सर का युद्ध हो गया उसके बाद क्लाइव पहुंचते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और फिर क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पे इन्होंने जो है बात किया था कॉम्प्रोमाइज़ का, किससे, तो मुगल बादशाह का। और इन्होंने ही जो है अपने प्रयासों से जो है कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह से दीवानी दिलवाई थी। ठीक है, 3 दीवानी कहाँ की, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो बंगाल और बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल की थी मुगल बादशाह से बक्सर युद्ध के बाद। आगे बढ़ते हैं। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न आपके बीपीएससी स्पेशल में आते हैं। ठीक है, और बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।
फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद यानी अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो ये आपको पता है मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। और यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, तो दिल्ली में अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में भारतीय नेता थे बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। और इसके अलावा लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने। कानपुर में किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो नाना साहब ने। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। तो झांसी से आपका पूछा जाता है तो लक्ष्मीबाई हो जाएगा। बरेली में ध्यान रखना खान बहादुर खान, ठीक है, तो खान बहादुर खान बरेली में। उसके अलावा इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, तो मौलवी लियाकत अली का नाम ध्यान रखिएगा इलाहाबाद के लिए। और बिहार में आपको पता है कुंवर सिंह, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? तो इसके अलावा आपको ध्यान रखना मेरठ, मेरठ में आप ध्यान रखिएगा मेरठ में किसने 1857 की क्रांति को लीड किया था? तो चौधरी कदम सिंह। तो ध्यान रखिएगा मेरठ में चौधरी कदम सिंह। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर बिहार में पटना से पूछ लेगा तो पटना में आपको पीर अली लगाना है। इसके अलावा बिहार में कहीं भी पूछेगा तो आपको जो है कुंवर सिंह लगाना रहेगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए कितना आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर है डफरिन। डफरिन का समय क्या था? तो 1884 से 1888 के मध्य था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ये भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आज ही बताया गया है आपको क्लास में। तो 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ यहाँ पे बता दें कि आज की जो कक्षा हुई थी बिहार स्पेशल की, तो वहाँ हमने जो है त्रुटिवश, मानवीय त्रुटिवश हमने ब्रह्म समाज का आपको 1928 बता दिया था। हालांकि ये नहीं होगा, 1828 उसको कर लीजिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी राजा राम मोहन राय जी ने? तो 1828 में, ठीक है, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। और वापस से आते हैं हम यहाँ पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किसने की थी? तो ए ह्यूम ने, ठीक है। और ए ह्यूम जो है कांग्रेस की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। और इसके अलावा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेमोशचंद बनर्जी, हमने डिटेल में बात किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिपन की, तो रिपन कौन थे? तो रिपन ये 1880 से 1884 के मध्य ये कांग्रेस ये जो है भारत के वायसराय थे। और ये जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं, स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। रिपन के समय में ही इल्बर्ट विवाद आया था। तो इल्बर्ट बिल का जो विवाद आया था वो किसके समय में आया था? तो रिपन के समय में आया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रिपन के समय में ही 1881 में पहली बार तो ध्यान रखिएगा कि रिपन के समय में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। पहली जनगणना तो 1872 में हो गई थी, लेकिन जो पहली नियमित जनगणना मानी जाती है वो 1881 में हुई थी रिपन के समय में। आगे बढ़ते हैं कर्जन के बारे में। तो कर्जन के बारे में आप जानते हैं कि 1899 से 1905 के मध्य ये भारत के वायसराय थे, ठीक है। और इन्हीं के समय में जो है सबसे जो मतलब जिसकी वजह से बदनाम हुए थे, बंगाल विभाजन इन्होंने किया था, ठीक है। और बंगाल विभाजन के बारे में आपको डिटेल में पता ही है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है यह हुआ था 1907 में, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, वह क्या है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का कारण क्या था, तो उस कारण को आपको समझना है 1 मिनट में। और यहाँ पे 1905 में जब बंगाल विभाजन कर दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है, उसके बाद फिर जो है कांग्रेस का जो नरम दल था और गरम दल था, तो नरम दल वाला धड़ा और गरम दल वाला धड़ा दोनों में आपस में बनी नहीं चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है जो गरम दल के नेता थे लाल बाल और पाल, ठीक है, और साथ में अरविंदो घोष, इन्होंने जो इनका प्रयास था कि जो पूरे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन है उसको ले जाया जाए। लेकिन जो नरम दल था वो चाह रहा था कि केवल बंगाल में ही रहे। और इसके अलावा कई सारे मतभेद भी थे तरीकों को लेकर जो है, ठीक है। तो आंदोलन के तरीकों को लेकर भी काफ़ी मतभेद था दोनों वर्गों में, इस वजह से जो है दिक्कतें हो रही थी। फाइनली 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में। तो सूरत में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। तो ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी सूरत अधिवेशन की, जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 धड़ों में विभक्त हो गई थी। नरम दल कांग्रेस में रह गया था और गरम दल ने कांग्रेस छोड़ दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1906 व ध्यान रखिएगा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1905 का ध्यान रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है।
कई बार पूछा भी गया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है बनारस अधिवेशन था, ये बनारस में हुआ था 1905 में, ठीक है। और फिर 1907 में फाइनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है। तो 1905, 6 और 7 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो यह प्रश्न आपको कई बार मिल चुका है। तो आपको पता है कि 1908 में 30 अप्रैल 1908, 30 अप्रैल 1908 को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर ली है कि कलकत्ता के जो मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड, उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। बाकी डिटेल में आपको पता ही है। तो आगे बढ़ते हैं और आप खुद से भी रिवाइज कर लीजिए। फिर है दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और जिन्होंने भी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस देखी होंगी उनको पता होगा, बाकी नॉर्मली जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी ये चीज़ पता होगा। तो दांडी यात्रा में बात करें तो 78 स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो साबरमती से, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। और यह 24 दिवसीय यात्रा थी, 24 दिनों की यात्रा थी। कब से आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल आरंभ हुई थी, ठीक है। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था और वहाँ से फिर नमक सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई है? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, आपको पता है, ठीक है, यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 1913 में इसकी स्थापना हुई। किसने किया था? तो लाला हरदयाल, ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल ने। इसके अलावा इसके संस्थापक सदस्यों में सोहन सिंह भाखना को भी गिना जाता है। तो सोहन सिंह भाखना भी ध्यान रखिएगा, सोहन सिंह भाखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो है गदर पार्टी से ही जो है गदर पार्टी से रिलेटेड गदर अखबार भी था जो कि उर्दू में छपता था शुरुआत में। अगला प्रश्न है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और बात करें तो जो संविधान सभा थी वो किसके कारण गठित हुई थी? तो आपको आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन प्लान। किसके तहत गठित हुई थी? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा गठित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था? तो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए प्रश्न आ गया। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और राजेंद्र प्रसाद ने दूसरे बैठक की अध्यक्षता की थी 11 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता की थी, और जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव लेके आए थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि प्रजातांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है, जो भारत का राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति वो जनता द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा चुने जाने के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणराज्य बोला जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इंग्लैंड की, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं, तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड पे क्या है, राजा का मतलब राजा जो है प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति होते तो वैसे वहाँ पे कह सकते हैं जो है राजा या रानी होते हैं, ठीक है। और राजा या रानी होने के कारण वहाँ पे मोनार्की माना जाता है, ठीक है, मोनार्की बोलते हैं। और इसलिए जो है वैसा भारत में केस है नहीं, और भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह जो है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। इसके अलावा 70 नंबर का 70 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, और उसके द्वारा जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को भी अधिकार दिया गया था कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और इस वजह से जो है भारत को एक गणतांत्रिक राज्य बोला जाता है, प्रजातांत्रिक गणराज्य बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। और यह पृथक्करण कैसे होता है? तो एक तरफ कार्यपालिका, एक तरफ विधायिका और एक तरफ न्यायपालिका। तो इनमें क्या होता है? शक्तियों की साझेदारी होती है, शक्तियों का बंटवारा होता है और सभी अपने अपने डोमेन में, सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं कार्य करने के लिए, लेकिन साथ में इन तीनों को इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक दूसरे के ऊपर बैलेंस का चेक करने का काम भी करती हैं। जैसे अगर विधायिका ने कोई गलत कानून बनाया तो न्यायपालिका उसको रोक सकती है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर कार्यपालिका कोई चीज़ गड़बड़ करेगी तो विधायिका उसको रोक देगी, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा स्पेशली बात करें तो लोकसभा के जो मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, वो जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी भी होता है। तो इस प्रकार जो ये तीनों भाग हैं, सरकार के विभिन्न अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये आपस में जुड़े भी हैं, साथ में आपस में एक दूसरे को बैलेंस भी, संतुलन भी करके रखते हैं। तो इसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। और शक्तियों का पृथक्करण को सबसे पहले बार किसने समझाया था? तो मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉ अपनी पुस्तक से। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो यह एक सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक निकाय ध्यान रखिएगा, या विधिक निकाय भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है। 1993 में स्थापित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि कब स्थापित हुआ था? तो 1993 में। और डेट आपको भी पता होनी चाहिए, 12 अक्टूबर 1993। तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्थापित हुआ था। और यहाँ एक बहुसदस्यीय निकाय भी है, ठीक है। और इसमें एक सदस्य प्लस 5, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए बहुसदस्य भी हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान की हृदय और आत्मा पुकारा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो ये आपको पता होना चाहिए, कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, और यह प्रश्न आपको हमने पहले भी कराया है, अगर आपको ध्यान हो तो। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? अगर आप TRE 1 का पेपर देखेंगे पॉलिटी का, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, शायद यही प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पे बात करें तो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ था वो 4 फरवरी 1948 को हुआ था। तो 1948 को होने की वजह से आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको चाइना के बारे में पता होना चाहिए जो साथ में, और ठीक है। फिर ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए, तो ध्यान दीजिए, ग्राम सभा के सदस्य बनने की जब बात आएगी तो 18 वर्ष, ठीक है। जब ग्राम पंचायत की, फर्क है यहाँ पे, तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की आएगी तो 21 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की आएगी तो 21 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य 18 साल का कोई भी व्यक्ति बन सकता है, ठीक है, जो वयस्क हो गया हो। और इसके अलावा बात करें 25 साल किसका है? तो 25 साल आपका लोकसभा और विधानसभा। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। हम आपसे पूछे राज्यसभा के लिए कितना है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, न्यूनतम आयु 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा 30 वर्ष है, 25 वर्ष लोकसभा और विधानसभा है। क्लियर है? इसके अलावा हमसे आपसे पूछें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष है सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से आपको क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है। तो कई लोग इसको 6 वर्ष लगा दिए, लेकिन आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? प्रश्न आपका यहाँ पे पूछ रहा है राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है, ठीक है। ये नहीं पूछा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कितने वर्ष के लिए चुनाव होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि राज्यसभा जो एक अस्थाई सदन है, एक अस्थाई निकाय है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। और 1/3 सदस्य, इसकी खासियत क्या होती है कि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त होते हैं। तो प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। और प्रत्येक वर्ष सदस्य, जो प्रत्येक सदस्य रहता है वो कितने वर्ष के लिए? तो प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, तो वह हो जाएगा आपका आंसर 6 वर्ष। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे राज्यसभा का कार्यकाल होगा तो निश्चित ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता और यह एक अस्थाई सदन होता है, ठीक है।
यह एक अस्थायी सदन होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का 5 साल होता है और लोकसभा जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये फ़र्क है आपका लोकसभा और राज्यसभा में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो यह आपको पता होगा, हाल में ही जो सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन भारत सरकार द्वारा किया गया था, जिसको नारी वंदन अधिनियम बोला गया। नारी वंदन अधिनियम और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ठीक है, और इसके तहत जो है जो संविधान संशोधन था वह था 106 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा, 106 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो जो है किससे जुड़ा है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 104 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत क्या किया गया? तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि, ध्यान दीजिए, जो आरक्षण दिया जाता है SC और ST को, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण दिया जाता है उसकी अवधि को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, संविधान संशोधन कर करके आज़ादी के बाद से 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। ठीक है, और साथ में जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो एंग्लो इंडियन होते थे उनके सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो क्लियर रहना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पे जो है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड को जो है 1993 में लागू किया गया था भारत में। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका, संघ तथा राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो संघ और राज्यों के बीच में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियाँ हैं। तो बिल्कुल सही बात है, संघ के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ, ये भी बात सही है, महत्वपूर्ण शक्तियाँ केंद्र के पास है। अवशेष शक्तियाँ, तो आपको पता है कि अवशेष या अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? तो संघ के पास है, यानी जिनसे न जो शक्तियाँ ना तो संघ सूची में रखी गई, ना राज्य सूची में रखी गई, ना ही समवर्ती सूची में रखी गई हूँ, ऐसी शक्तियों को अवशेष शक्तियाँ बोलते हैं। और वो किसके पास है? तो संघ के पास है। तो ये तीनों आपके सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो आपने 15 मार्च TRE पेपर में देखा होगा, RJD का पूछ लिया था। ठीक है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पूछा है, कल का आपसे जो है JDU का पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। JDU का कब हुआ है? 2003 में, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अब आपको हम यहाँ पे एक चीज़ समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कई लोगों ने यहाँ पे आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक लगाया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा। आप प्रश्न ध्यान से पढ़िए, क्या बोला गया? भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। हम आपसे पूछे सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा। तो जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोल दिया गया तो आपको केवल एक चुनाव करना है, सबसे ज़्यादा तो एक ही हो सकता है ना। तो ध्यान दीजिए, सर्वाधिक पूछा है तो इसीलिए आपको भाषा नहीं लेना, धर्म नहीं लेना, जाति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत के केस में ध्यान दिया जाए तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जाति माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे सर्वाधिक बोलने की वजह से हम एक से अधिक आंसर नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में शामिल होते हैं, तो भारतीय संसद में अनुच्छेद 79 के तहत आपको बताया गया था पिछली क्लास में भी कि राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तीन चीज़ें मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति के साइन के बगैर जो है कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है, कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है? जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, तो जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत समर्थन प्राप्त होगा तब तक वह जो है उसका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, इसलिए कोई फिक्स नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी का देख रहे होंगे आप कि बीजेपी को 240 सीटें आई हैं, मोदी जी जो है उस बहुमत से इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो अब वो क्या किस पे डिपेंडेंट है? तो लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के समर्थन पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, निर्भर हो गए हैं उस चीज़ पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो निर्वाचन आयोग की जब भारत में बात की जाती है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आपको पिछले भी क्लास में बताया गया था आर्टिकल 324। ठीक है, तो PIQ वीडियो में, तो आर्टिकल 324 किससे जुड़ा हुआ? तो भारतीय निर्वाचन आयोग से। आगे बढ़ते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत संसद द्वारा पारित किया गया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं, ये कब किया गया था? तो 2005 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और साथ में आप बताइए कमेंट करके कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन को जो है शिक्षा का अधिकार को भारत में कब लागू किया गया था? आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो पंचायत समिति, जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं। ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ध्यान दीजिए, ग्राम सभा के प्रति, ठीक है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं 18 वर्ष के जितने भी गाँव के लोग होंगे कम से कम, वो उसके सदस्य माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीश MM पुंछी आयोग का संबंध है। तो MM पुंछी आयोग, पुंछी कमीशन, ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंधों से सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो सरकारिया आयोग आपको ध्यान रखना है, सरकारिया आयोग, ठीक है। तो सरकारिया कमीशन है, सरकारिया आयोग सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र राज्य संबंधों की जब बात आती है, ठीक है। और इन्होंने केंद्र राज्य संबंधों पे काफ़ी सारे सुझाव दिए थे, जैसे कि मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि जो चुनाव है राज्यपाल का, ठीक है, राज्यपाल को जो है ऐसा व्यक्ति चुना जाना चाहिए जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, यानी नॉन पॉलिटिकल आदमी को चुनना चाहिए। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे सुझाव इन लोगों ने दिए थे, इन आयोगों ने। तो सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था की बात करें तो संघीय व्यवस्था, ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था है और भारत में संघीय व्यवस्था है तो उसको कौन बताता है? तो भारत का लिखित संविधान, ठीक है। और साथ में जो संघीय व्यवस्था है क्या उसको बदला जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, इतना आसान भी नहीं है। तो इसलिए कठोर संविधान, फिर संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके तहत जो है उसको प्रमाण कौन देता है? तो संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, जिसको संसद भी चुनौती नहीं दे सकती है। संविधान की सर्वोच्चता को संसद भी चुनौती नहीं दे सकती है। तो इसलिए संघीय व्यवस्था में उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान भी, कठोर संविधान भी, संविधान की सर्वोच्चता भी, तो आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो भारत में मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है? तो भारत में मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और आगे अभी जो प्रश्न आएंगे तो PRT वालों को वहाँ पे बता दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जो है आपके लिए जो प्रश्न आपके जब समाप्त हो जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। अभी आपके प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित संविधान 11वीं अनुसूची में शामिल है। तो पंचायती राज से संबंधित आपका बात किया जाए तो 29 विषय शामिल है। और यह किस संविधान संशोधन से हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की बात करें तो इसमें 18 विषय रखे गए हैं और यह जो है 12वीं अनुसूची से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन शहरी क्षेत्र में, और ये 74वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और जो ये आपका पंचायती राज है वो आपका 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त हो जाता है, समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उसको बोलते हैं मध्य अवधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शंस। तो मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराया जाता है। और बात करें उपचुनाव क्या होता है, तो आप राहुल गांधी जी को जानते होंगे। तो राहुल गांधी जी को आपको पता होगा कि इन्होंने रायबरेली से कंटेस्ट किया और उससे पहले उन्होंने जो है वायनाड से कंटेस्ट किया। अब लेकिन ये तो जो भारत का संविधान है वो केवल एक ही जगह से अलाउ करता है, ठीक है। तो राहुल गांधी जी को या तो रायबरेली छोड़ना पड़ेगा या तो वायनाड छोड़ना पड़ेगा। तो जब वो मान लीजिए वायनाड छोड़ देते, जिसकी संभावना लग भी रही है, तो अगर राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ दिया सीट तो वहाँ पर क्या होगा, उपचुनाव होगा, बाई इलेक्शंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको उपचुनाव समझ में आ गया होगा कब किया जाता है, या तो किसी मतलब जो सांसद है या विधायक है उसकी मृत्यु हो जाए, या तो उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या तो फिर वो जो है किसी कारणवश उसका एक से अधिक पे चुनाव हो जाए तो वो एक सीट छोड़ दे, तो उस केस में क्या होता है, उपचुनाव। आम चुनाव क्या होता है, आम चुनाव बोलते हैं जनरल इलेक्शंस को, ठीक है। 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में हुआ। तो जो 2024 वाला जो 5-5 साल पे जो आपका चुनाव होता है उसको हम आम चुनाव बोलते हैं, ठीक है। और जब 5 साल के कम अंतराल पे किसी कारणवश चुनाव हो जाता है तब उसको हम मध्य अवधि चुनाव बोलते हैं। और उपचुनाव हमने आपको समझा दिया है। तो आगे बढ़ते हैं।
एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, तो प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक सरकार की बात कर रहा है, तो प्रजातांत्रिक सरकार यहाँ अधिक उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ अधिक उत्तरदायी होती है, ठीक है। और यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, तो यह भी सही माना जाता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है। वहाँ अलग बात है कि आज के डेट में, आज के देश में, भारत की बात करी जाए, ठीक है, तो यहाँ इन सब चीज़ों में काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आया है, ठीक है। और यहाँ नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। जैसे ये रिसेंट इलेक्शंस हुआ यूपी में, आपने देखा होगा कि यूपी में काफ़ी ज़बरदस्त फेरबदल हुआ और यहाँ पे बीजेपी को सीट्स कम आई, जिसके वजह से क्या हुआ, अब नागरिकों की वैल्यू बढ़ रही है, नागरिकों की गरिमा कैसे बढ़ रही है, खासकर जो स्टूडेंट्स युवा वर्ग हैं, अब इनके लिए वैकेंसीज आने की संभावना बढ़ रही है, ठीक है। कारण यही है कि जनता ने वोट नहीं दिया और वोट ना देने का सरकार पे असर पड़ता है, तो नागरिकों की गरिमा इस प्रकार बढ़ती है, क्योंकि नागरिकों की वैल्यू तभी बढ़ती है जब प्रजातांत्रिक सरकार होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपका आंसर तीनों हो जाएगा। और ये आपको किसी पार्टी से कंपेयर करके नहीं बनाना होता है ऐसे प्रश्नों को, आपको ये आइडियल तरीके में देखना होता है कि प्रजातांत्रिक सरकार पे जाना रहता है, हर पार्टी का अलग काम करने का तरीका हो सकता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो आपका आंसर अधिक उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, भी सही है। नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, भी सही है। तो आपका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और 1979 में इसको गठित किया गया था। इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और आपका आंसर है नन ऑफ दिस, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ असत्य कथन पूछा था। कई लोग सत्य पढ़ जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न पढ़ना सबसे बड़ी कला है। अगर आप प्रश्न पढ़ने में चूक किए तो आपको तो वहीं गलत हो गया, तो प्रश्न पढ़ना सबसे बड़ी कला है। और बीपीएससी के प्रश्नों को कैसे अप्रोच करा जाता है उसके लिए हम एक अलग वीडियोस लेके आएंगे, जहां आपको समझाया जाएगा कि ऑप्शंस तक कैसे पहुंचते हैं। फिर भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी, तो यह आपका था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इससे पहले 21 वर्ष तक के लोग ही जो है इलेक्शंस में भाग लेते थे, वोट दे सकते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 से 18 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष भारत में मतदान की आयु कर दिया गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत का निर्वाचन आयोग, तो भारत का निर्वाचन आयोग जिसके बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है, तो एक स्वायत्त निकाय है, तो स्वतंत्र निकाय है, संविधान ने इसको स्वतंत्र बनाया है, ठीक है। आज की परिस्थितियों के हिसाब से आपको आकलन नहीं करना, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र निकाय माना जाता है। संवैधानिक, देखिए आपका खुद का परसेप्शन कुछ अलग हो सकता है, हमारा खुद का परसेप्शन हो सकता है, लेकिन जब प्रश्न कर रहे होंगे तो हमें वहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा कि संविधान ने क्या बनाया। तो संविधान ने स्वायत्त निकाय बनाया, तो सही है। संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। 324 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव जो है कमिश्नर होते हैं, मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो टोटल 3 लोग होते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। और यहाँ जो है एक बहुसदस्यीय बॉडी हो गया एक हिसाब से। फिर यह 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी, तो मौलिक रूप से बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा कुल 7 अधिकारों को मान्यता दी गई थी, ठीक है। जब 26 जनवरी 1950 को जब भारत संविधान लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को आत्मसात किया गया था संविधान सभा द्वारा संविधान को, ठीक है। तो उस समय जो है 7 अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। और इन 7 मौलिक अधिकारों में से जो पहला था आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 के बीच में। फिर उसके बाद जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका 23-24 में। फिर धर्म से रिलेटेड जो आपको अधिकार दिए गए हैं आपके धर्म से, तो धर्म से रिलेटेड 25 से 28 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अल्पसंख्यकों से रिलेटेड अनुच्छेद 29-30 कितने हो गए, 5 हो गए। इसके अलावा बात करें तो संवैधानिक उपाचारों का अधिकार, संवैधानिक उपाचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है।
तो ये आपके 6 हो गए, लेकिन एक एक्स्ट्रा कौन सा था, तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपका एक्स्ट्रा था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये और टोटल कितने होगा, 1 2 3 4 5। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धर्म शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, संवैधानिक उपाचारों का अधिकार। तो 6 ये हो गए और संपत्ति का अधिकार कुल 7 अधिकार, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ये पता होना चाहिए आपको, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और अब इसकी स्थिति क्या है संपत्ति के अधिकार की, तो संपत्ति के अधिकार को अब जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत। तो अनुच्छेद 301 के तहत अब इसको रखा गया, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल का कार्य है, तो राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है, तो राजनीतिक दल का कार्य है जनमत जुटाना। तो सही बात है, राजनीतिक दल का कार्य होता है कि जनमत जुटाना अपने लिए। फिर नीति विकल्प प्रदान करना, ये भी बात सही है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो नीति विकल्प प्रदान करते हैं जनता को कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। फिर राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना, तो राजनीतिक शक्ति यानी कि सरकार, तो सरकार पे कब्जा करने का भी इनमें होड़ चलता है इलेक्शंस के माध्यम से। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। और हमेशा ध्यान रखिए जब आपके आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक होते हैं, ठीक है, तो आपके 2 भी सही हो सकते हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं, तो दोनों केस हो सकते हैं। और आप सिंपल में आप देखिएगा और नॉर्मल लाइफ से आप रिलेट कीजिएगा, जैसे जो भारत का राजनीतिक जीवन है उससे आप जोड़िएगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का राजधर्म है, तो भारत का राजधर्म की जब बात करें तो भारत एक जो है सेकुलर स्टेट माना जाता है, ठीक है। भारत एक सेकुलर स्टेट माना जाता है, और सेकुलर का मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, इसलिए जो है भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ऑफिशियल स्टेट मतलब ऑफिशियल रिलीजन नहीं है भारत का, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये आपका अनुच्छेद 19 के तहत जो है आपको 6 अधिकार दिए गए हैं, तो उन 6 अधिकारों में से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। देश के किसी भी भाग में निवास करने का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है, इसकी भी स्वतंत्रता है। तो यहाँ पूछा गया कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, तो ये आपका तीनों प्राप्त है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था, तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1971 में, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था, तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होंगी उनको पता होगा, ब्रैकेट में दिया भी गया वहाँ पे कि न्यूजीलैंड ने 1893 में सबसे पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड ही सबसे पहला देश है जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था 1893 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो यहाँ पे बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, इंडियन नेशनल लोक दल ये भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, लेकिन हरियाणा विकास पार्टी नाम से कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है, तो यहाँ पे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 80 है। महाराष्ट्र में आप कमेंट करके बताइए, साथ में पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में 42 है। महाराष्ट्र में आप कमेंट करके बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे संख्या 40 से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। 1980 में, अब ध्यान दीजिए पीआरटी वालों के लिए प्रश्न समाप्त होते हैं, तो पीआरटी वाले अब जा सकते हैं, अब आपके काम के यहाँ पे प्रश्न नहीं है, ठीक है। और 6 से 8 वाले और टीजीटी वाले यहाँ पे जुड़े रहें, आपके बाकी के बचे हुए प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन था उससे स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे टीजीटी का पेपर है तो आपको जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर ले,
और PIQ से आपको एक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि BPSC ने आपको कोई सिलेबस नहीं बताया है, ठीक है, कि कहाँ से आएगा क्या आएगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे आप अपना आकलन कीजिए। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा तर्क वैध नहीं है? तो प्रजातंत्र के विरुद्ध जो कौन सा वैध तर्क नहीं है, तो यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, तो यह तर्क सही माना जा सकता है। भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, तो जाहिर सी बात है प्रजातंत्र ही भारत में चल रहा है इतने सालों से, कितने भ्रष्टाचार हुए हैं। अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का नाम सुना होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दे दिया था। फिर इसमें देरी होती है, तो ये भी बात सही है कि कानून बनने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। कई बार विपक्ष बायकॉट कर देता है, कई बार सरकार मूड में नहीं होती है, तो देरी भी होती है, भ्रष्टाचार की ओर भी ले जाता है, अस्थिरता भी आती है, जैसे अब आएगी, ठीक है, क्योंकि अब मेजॉरिटी तो रह नहीं गई सरकार की, तो अब क्या होगा, अस्थिरता आने की संभावनाएं होंगी। तो ये प्रजातंत्र के विरुद्ध जो है सभी तर्क वैध हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर है सऊदी अरब नहीं अनुसरण करता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का। इसके अलावा आपको एस्टोनिया और फिजी को चेक करना है एक बार, ठीक है, और आपको यहाँ पे जो आंसर दिया गया है आयोग द्वारा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो देख लीजिएगा कि एस्टोनिया फिजी का क्या कंडीशन है। कम से कम एक तो होगा ही जहाँ पे अनुसरण नहीं करता होगा, या हो सकता है दोनों हो, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जॉन मार्शल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, कब कब बने थे, कब से कब तक जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड रहे थे। फिर किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? तो हड़प्पा स्थल वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, PIQ से देखिए, और जो जो टॉपिक से पूछेगा उनको अच्छे से पॉइंट वाइज तैयार कर लीजिए। तो नाली बनाने का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। अलग अलग जगह पे कौन कौन से साक्ष्य मिले वो आप देख लीजिएगा। फिर है प्रश्न, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? तो सेंड्रोकोटस आसान प्रश्न है, जिन्होंने भी मौर्य शासन को पढ़ा है वह उनको पता है कि सेंड्रोकोटस कहकर किसको संबोधित किया जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे बढ़ते हैं। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है 10वां। तो अपने शासन के जो है 10वें वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की थी। साथ में आपको जो है इनसे रिलेटेड सब कुछ आपको पढ़ लेना है, अशोक से रिलेटेड। किस अभिलेख में अशोक त्रिरथ में विश्वास प्रकट करता है? तो ये आपका भाब्रू है, ठीक है, भाब्रू इंस्क्रिप्शन। भाब्रू इंस्क्रिप्शन या भाब्रू अभिलेख में जो है त्रिरथ में विश्वास अशोक करते हैं, वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं। मौर्य काल में वार्ता क्या था? तो मौर्य काल में वार्ता की बात करें तो मौर्य काल में वार्ता यहाँ पे आपको आंसर दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। शायद यहाँ पे पशुपालन और कृषि कार्य दोनों के लिए है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मौर्य काल में वार्ता क्या हो जाएगा। बाकी एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक दिया गया आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो मौर्य काल में रूपा जीवा की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कि क्या वेश्या के लिए यह वर्ड यूज़ होता था रूपा जीवा, एक बार इसको क्रॉस आप चेक कर लीजिएगा अपने सोर्सेज से। फिर कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य ने जो है कुल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, और कौटिल्य के बारे में जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उसके बारे में, उसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका वगैरह के बारे में वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मौर्य शासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो संग्रहण की बात करें तो भू राजस्व से संबंधित था। नाम से ही आप समझ सकते हैं संग्रहण किसका संग्रहण करना होगा, तो भू राजस्व का। आगे बढ़ते हैं। किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो रिनेसा पीरियड किसको बोला जाता है? तो रिनेसा पीरियड जो है या पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं शताब्दी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो, इसको चित्रकार को बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष का प्रधान सचिव भंडी था। आगे बढ़ते हैं। भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो भास्कर वर्मन ने हंस बेग को जो है राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था। अगला प्रश्न आपका, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो दिया गया है जो है यहाँ पे गलत दिया गया है आयोग द्वारा, ठीक है। तो हर्ष के काल में यहाँ पे बात करें तो पुलिस तो नहीं होगा, तो चाट एवं भाट जो ये साधारण सैनिकों को बोला जाता था, साधारण सैनिकों को, ठीक है।
तो साधारण सैनिकों को बोला जाता था। और इस केस में अगर देखा जाएगा, अगर साधारण सैनिक लिया जाएगा तो यहाँ पे अधिकारी तो हो नहीं जाएंगे, साधारण सैनिक को हम अधिकारी नहीं मान सकते हैं। तो चाट और भाट जो है वो आपके उपयुक्त में से कोई नहीं की कैटेगरी में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आयोग ने इसका आंसर जो है पुलिस माना था, और क्यों माना था अब वही जाने। ठीक है, बाकी आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। फिर किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था? तो आंसर है राजराज प्रथम ने। तो राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जो है जीता था। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो यहाँ पे बात करें तो किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो आपका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न को चेक कर लीजिएगा कि दिए गए विकल्पों में से किसने किसने पराजित किया था महेंद्र पंचम को। फिर है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफंस ने रेलवे चलाई थी? तो यह हुआ था 1830 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1830 में हुआ था। तो आपका विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका, टाइद क्या था? तो टाइद क्या था? तो टाइद जो है धार्मिक कर था। तो ध्यान रखिएगा टाइद जो क्या था? तो धार्मिक कर था। और इसके अलावा किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था कॉर्सिका द्वीप पे। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी सेंट हेलेना क्यों फेमस है, एल्बा क्यों फेमस हो, तो ये भी देख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ये 1 लाख जीतल पर इल्तुतमिश को खरीदा था। अगले प्रश्न है, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इल्तुतमिश को जो है 1229 में बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया था? तो नाइबे मुमलिकत सृजित किया गया था बहराम शाह के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो बलबन को सबसे पहले खासदार नियुक्त किया गया था। और आप चेक कर लीजिएगा कि खासदार जो है किस पोस्ट को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जितने भी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उसके बारे में भी आप अध्ययन कर लीजिएगा, जैसे दीवानी अर्ज वगैरह के बारे में। फिर दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में अपना मकबरा बनवा लिया था? तो यहाँ पे फिर से आपका आंसर है इल्तुतमिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़ किला, उन्होंने जीता था 1601 में। ठीक है, और 1601 में इनकी अंतिम विजय थी। आगे बढ़ते हैं। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और कब करवाया था? तो 1575 में। अकबर से रिलेटेड आपको सारी जानकारी पता होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जब ऐसे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपके प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। 80 के 80 प्रश्न टीजीटी हिस्ट्री पॉलिटी के आपके समाप्त होते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगी। और इसके बाद हम जो है कोशिश करेंगे कि TRE 1 का जो आपका पेपर हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन लेके आपके पास तक आएँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।